नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैंने ना एक बुक रिसीव करी थी अमेज़ॉन से। एक नई बुक मेरे पास आई थी। आप लोगों को ये तो पता ही है कि बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और हाँ, जैसे मैंने ये सब सामान रखा ना, तो उसके बाद वीडियो तो मैं बना रही हूँ, वो वीडियो भी आपके पास पहुँचेगा। तो मेरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं मैं उसकी फाइल भी उठा के लेकर आएगी। जब मैं आपसे बात करूँगी ना, तो अपनी वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी जो मेरी लाइफ का, जिसे कहते हैं कि पूरा ट्रेजर है, पूरा खजाना है। ये वो अचीवमेंट्स हैं जो मैंने लाइफ में हासिल किए हैं। और ये मैंने तब हासिल किए हैं जब सारी सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑड थी, या जिसे कह सकते हैं बिल्कुल ऐसी थी कि जिसमें करना या सोचना भी बहुत मुश्किल था। तो ये मेरा ना एक खजाना है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब पढ़ाई शुरू करी तो बिल्कुल एक नॉर्मल, जिसे कहते हैं, स्कूलिंग हुई। डैडी की पोस्टिंग हमेशा इधर उधर होती रहती थी। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बाहर तो उसे थोड़ा सा आप सुनते रहिएगा तो डैडी की पोस्टिंग अलग अलग जगह पे रहा करती थी, और हम जो हैं कभी इस स्कूल में कभी इस स्कूल में पढ़ा करते थे। 8th तक की पढ़ाई अलग अलग शहरों में हुई, बहुत सारे सिटीज़ में हम गए। और जब आई 9th तो एक्चुअली हुआ क्या था, बोर्ड शुरू हो जाता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा बोर्ड आप लोगे। तो मेरा क्या होता था, 9th कहीं और से रहता था, 10th कहीं और से था, और मेरा जो बोर्ड था वो यूपी बोर्ड था। और उस वक्त सीबीएसई बोर्ड नहीं हम ले पा रहे थे, क्योंकि डैडी की पोस्टिंग की वजह से हमारे बोर्ड्स अलग अलग हुआ, मतलब कभी कुछ हुआ करते थे। तो 10th में जब मैंने पढ़ाई करी तो 9th और 10th का मिला के यूपी बोर्ड में एग्जाम होता है। तो उसमें 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता था। तो होता क्या था कि जो हम 9th में पढ़ चुके होते थे, वो जब हम 10th में जाते थे किसी दूसरे स्कूल में, तो पता चलता था कि हमारा पढ़ाया हुआ ही पार्ट वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और जो हमें पढ़ना था वो उन्होंने पिछले साल पढ़ा दिया है। तो काफ़ी ऑड सिचुएशंस रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10th में जब मैं बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी तो मेरी मैथ्स में मतलब मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा तेज हैं पढ़ने में, या हम तभी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, 10th में जब मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेंसुरेशन होती है मैथ्स में, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो मुझे किसी ने पढ़ाई नहीं थी। हम खुद सेल्फ स्टडी करते थे, स्कूल जाते थे, थोड़ा बहुत जो समझ में आता था वो था जो हम पढ़ चुके थे। बड़ी मुश्किल से 10th के एग्जाम दिए, और मैथ्स में, जिसे हम कहते हैं, मार्क्स मेरे अच्छे आए थे, क्योंकि वही ना किसी तरीके से हम पढ़ा के एग्जाम दे दिया करते थे। बायो मेरी बहुत अच्छी थी और मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी 10th में बायो में। उसके बाद जब 11th आई तो डैडी ने पूछा कि अब क्या लेना है, तो मैंने कहा था कि मुझे मैथ्स लेनी है। तो उस टाइम पे मैथ्स मतलब लड़कियों के लिए ये माना जाता था कि उनके लिए एक मेडिकल फील्ड बहुत ही आइडियल है, और उन्हें बायो लेनी चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं डैडी, मुझे मैथ्स ही पढ़नी है, मुझे बायो नहीं पढ़नी है। डैडी ने फिर से बोला कि एक बार सोच लो, तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, बायो में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो है मैथ्स ली। तो इस तरह से पढ़ाई हुई है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा हम इंटेलिजेंट रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो मेरा एडमिशन जब हुआ तो ग्रेजुएशन में मेरे पास मैथमेटिक्स थी, वही पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तब मतलब हमारे जो यूनिवर्सिटी थी, जो हमारा कॉलेज था, उसमें केवल मैथ्स की दो लड़कियां थी। एक तो मैं थी और एक मेरी फ्रेंड थी, और बाकी सब बॉयज़ थे। और हम उसमें हमें क्लास करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट कॉलेज था, घर के पास वही एक कॉलेज था, क्योंकि तब इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। तो हम जब जाके पढ़ा करते थे तो एक तो टीचर्स नहीं आते थे, जो लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पे भी हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ा करती थी। और फिजिक्स, इसकी वजह से जो एक फिजिक्स वाला सब्जेक्ट था वो बहुत टफ हो गया था, जिसको कि एक तरीके से आप बोलिए कि उसमें ना सारे फंडामेंटल्स ही हिले हुए थे, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे फंडामेंटल्स क्लियर करने वाला कोई भी टीचर नहीं था। तो हम किसी तरीके से बस पास हुआ करते थे। लेकिन जहाँ तक मैथ्स की बात है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत किया करती थी, और उसका नतीजा ये हुआ था कि मैंने फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट निकला था तो मैंने अपना कॉलेज भी टॉप किया था और यूनिवर्सिटी भी टॉप करी थी। तो यहाँ से मेरी पढ़ाई के लिए जो जिसे कहते हैं लगन शुरू हुई, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर हम पढ़ाई करें तो हम लाइफ में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हमारी मतलब शादी के बाद जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले जैसे अपनी जो भी पढ़ाई शुरू
करी, तो शादी के बाद के चैलेंजेस के ऊपर तो जितना बोला जाए कम है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हम एक फैमिली से लेकर दूसरी फैमिली में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शन सिस्टम्स में होते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और आपको वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये कह लीजिए कि भगवान की कृपा थी, या मेरा एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल मेरा रुझान हो चुका था कि मुझे पढ़ना है, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ रहा करती थी कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। मतलब क्या हम सारी लाइफ ऐसे ही रहेंगे? जैसे मैं काम खत्म कर लिया करती थी तो मैं ये सोचती थी, क्या सारी लाइफ मुझे मतलब बस काम खत्म करके आराम करना है, या सिर्फ बच्चे पालने? पता नहीं क्यों ये चीज़ मुझे लगा करती थी। शायद आप बचपना समझ लीजिए उस टाइम का। तो मुझे हमेशा ही लगता था कि जॉब करनी है, कुछ ना कुछ काम करना है, क्योंकि जॉब करने से ही तो पहचान बनेगी ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करते हैं तो उसे कोई नोटिस नहीं करता। जब हम अपनी फील्ड के अलावा किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा करने लगते हैं तो लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। वही चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं जॉब करूंगी तो लोग मुझे नोटिस करेंगे और मुझे जो है ना एक अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे। तो इसलिए मैं जॉब करने का रहता था कि जॉब करनी है तो लोग समझेंगे कि हाँ, इसे कुछ आता है। ये एक बचपने वाली फील होती है। तो इसलिए मैंने पढ़ाई शुरू करी थी दोबारा, जिसके ऊपर मतलब मैंने अपनी एक जर्नी आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर रखी है कि किस तरह से मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई करी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तब के बचपने की बात करूं तो वो तो शायद बचपना था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं कि मैंने पढ़ाई क्या इसलिए करी थी कि जॉब था, लेकिन अगर आज मैं सोचती हूं तो उस पढ़ाई ने ही तो सब कुछ दिया। पढ़ाई ने ही हमें वो समझ दी कि हम अच्छे और बुरे का आज फैसला कर पाते हैं। पढ़ाई की वजह से ही हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि कोई भी हमसे अपनी पसंद का काम नहीं करवा सकता है जब तक कि हमें वो चीज़ पसंद ना आए। तो पढ़ाई करना, और पढ़ाई से ज़्यादा एक्चुअली पढ़ाई हमें अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। ये सारी चीज़ें हमें इंडिपेंडेंट होने से आती हैं। लेकिन एक चीज़ तो रही दिमाग में हमेशा, जब मैं अर्न करने लगी थी, बहुत छोटी सी कमाई से मैंने अर्न करना शुरू किया था। मैं आज आपको वो भी बताती हूँ कि जब मैंने मतलब पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे जो सबसे पहली अपनी सैलरी मिली थी वो मिली थी 7,500 रुपये केवल। और उसके लिए मुझे मॉर्निंग में 11 बजे जाना पड़ता था, 7 बजे आना पड़ता था, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और हम धीरे धीरे अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमें ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। तो जैसे आज के बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब तक अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। ये सोचना शायद बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सीढ़ी दर सीढ़ी आपका इंप्रूवमेंट है, जिसमें आप एक छोटी सी शुरुआत करते हो, फिर 1 बाय 1 आप ऊपर चढ़ते हो। लेकिन वो केवल पैसा नहीं होता, उस पैसे के साथ साथ जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप काम करके केवल आराम कर रहे हैं, एक हद तक वो सही है, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की आप कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप अपने आराम की जगह से बाहर नहीं निकलते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो देखो, मैं ये फाइल निकाल के लेकर आई थी। ये बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी कि मैं आपको वो दिखा सकूं जो मैंने आप तक हासिल किया। इसके अंदर ना मेरी सारी डिग्रियां हैं, देखो मतलब 1 बाय 1 ये फाइल ना, और इसमें भी नहीं आ पाते हैं मेरे डिग्रीज और जो सर्टिफिकेट्स है ना, वो इसमें भी नहीं आ पाते हैं। देखो ये डिग्री है मेरी, तो इसके अंदर भी वो नहीं आ पाते हैं, तो एक फाइल और बन जाती है। और इसमें देखो लगे हुए हैं लगातार स्टार्टिंग से एंड तक। मतलब ये मेरा खजाना है, इसी में मैं अपने रिज्यूमे वगैरह टाइप करके रखती हूँ कि कभी कहीं जॉब की ज़रूरत पड़ी तो मेरे जो मैंने पहला रिज्यूमे टाइप किया था वो भी इसमें है, जब मैं पहली जॉब लेने गई थी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं पहली जॉब लेने गई थी तो मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि मीन्स व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो। तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, या ये कह लीजिए कि बिल्कुल भी एक्सपोजर मेरा नहीं था, तो मैं इस चीज़ का भी आंसर नहीं कर पाई थी। तो अब जब मैं ये सब अपनी एमटेक वगैरह की डिग्री देखती हूँ, मार्कशीट्स देखती हूँ, तो एक ऐसा फील आता है कि हाँ, हमने वाकई लाइफ में कुछ अचीव किया है। क्योंकि मैंने इसे ना नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरीके से केवल पढ़ के एग्ज़ाम देने के तरीके से नहीं लिया है। मैंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करी है। मतलब जब मुझे एमसीए के बाद एमटेक करना था तो मेरे सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो रहे थे, तो जॉब के साथ साथ मैं पढ़ा करती थी। इसी में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैंने एमटेक ज्वाइन किया था तो मैं जॉब करती थी और मेरे जॉब के टाइमिंग 7 to 3 थे, और जो मेरी एमटेक की रेगुलर क्लासेस हुआ करती थी वो शाम को 3:30 to
7:30 तक हुआ करती थी और वो हमें अटेंड करनी ज़रूरी होती थी क्योंकि रेगुलर एमटेक थी मेरी। तो मैं मॉर्निंग में 7 to 3 क्लास किया करती थी और उसके बाद वहीं से सीधे अपने कॉलेज पहुंच जाती थी और वहाँ पे अपनी एमटेक की क्लासेस करती थी। मैंने एक फुल टाइम एक हाउस हेल्पर रख रखी थी जो बच्चों को मतलब देखती थी और बीच बीच में अमर जैसे खाना खाने आते थे या इवनिंग के टाइम पे वो बच्चों को देख लिया करते थे। तो एक जिसे कहते हैं ना, जब मैं घर पे लौटा करती थी तो एक बहुत ही थकान वाला टाइम हुआ करता था। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं थक गई और मैं सो जाऊं तो उसका मुझे कभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए भी मैं आने के बाद भी मैं जो हूँ बच्चों के संग बात करना, बैठना, उनके होमवर्क देखना और फिर वही रात को 12 बज जाते थे सोते सोते, तब मैं कर पाती थी काम। तो डिग्री तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन करी, फिर मास्टर्स करी, एमटेक करी, एमसीए किया, लेकिन उसके अलावा भी मैं साथ के साथ ना अपने सारे जो हैं जो सर्टिफिकेट्स थे वो मतलब जैसे कहते हैं ना सर्टिफिकेशंस जो थे वो निकाला करती थी। ये माइक्रोसॉफ्ट के मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं। मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ना मेरा बेडशीट कलेक्शन, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा साड़ी कलेक्शन, मैं दिखाती हूँ सूट का कलेक्शन, मेरे डेकोरेशन का कलेक्शन, लेकिन ये सारे कलेक्शन तब बन पाए जब मेरे पास ये थे। अगर मेरे पास ये नहीं होते तो शायद मैं इतने कलेक्शंस नहीं बना पाती, क्योंकि केवल ये सोचना मतलब मेरी दिमाग में भी आ चुका है कि मतलब मुझे मैं अपने लिए तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक फीमेल हूं तो मेरी जिम्मेदारी जो है एक आदमी उठाएगा। जब तक हमारे दिमाग से ये चीज़ नहीं निकलेगी ना, हम कभी इंडिपेंडेंट वाली फील नहीं लेके आ पाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मैं पैसों के टर्म्स में नहीं कह रही कि आप अगर कमाना शुरू करेंगे तब आप इंडिपेंडेंट होते हो। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आपने अपने आप को इतना संवार लिया है कि आपके हस्बैंड का आपके ऊपर इतना भरोसा है कि वो आपको डिसीजन लेने के लिए फ्री कर रखा है उन्होंने। इसे इंडिपेंडेंस कहते हैं, मेंटल इंडिपेंडेंस। मतलब ये पैसे वाली इंडिपेंडेंस की मैं बात नहीं कर रही हूं। तो देखो ये हैं वो सर्टिफिकेशंस माइक्रोसॉफ्ट के, एक एक करके इन सबको मैंने जो है अचीव किया था। और मतलब बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को अचीव करने में। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के हैं मेरे पास। अच्छा लगता है इन्हें जब भी देखती हूँ, और आज तो ना बहुत, जब भी मैं इनको देखती ना एक अजीब ही थ्रिल वाली फील आती है। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ये पेपर निकाले थे ना तो इनके साथ बैज आते हैं, जो लगाने वाले बैज होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज भी कभी भी घर पे उन बैजेस को लगा लेती हूँ और मुझे फील ही अच्छा आता है। ये जब मैंने निकाले थे उस टाइम मैं जॉब कर रही थी और मेरे पास कोई मास्टर्स नहीं थी, मैं एमसीए कर रही थी। तो ये मैंने निकाले थे माइक्रोसॉफ्ट के। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सन के सर्टिफिकेशंस, जो कि मैंने जावा के निकाले थे। और ये है मेरा सन का सर्टिफिकेशन, और ये मैंने 2008 का है शायद, तब मेरी जो है एमसीए पूरी होने वाली थी, क्योंकि मैंने 2011 में अपनी एमटेक करी थी। तो ये उस टाइम का है। और अब मैं आपको इसकी स्टोरी में आपको एक बार बता चुकी हूँ, आज फिर दोबारा बता रही हूँ। जब मैंने ये सर्टिफिकेशन निकाला था जावा का, तब मुझे जावा नहीं आती थी और जावा सीखने के लिए मैं मथुरा से आगरा जाया करती थी, आपको बताया है मैंने। तो मेरे जो टाइमिंग्स थे वो 7 to 3 थे, जिसमें हमें हर हाल में 6:30 तक ऑफिस पहुंचना होता था। वहां से मैं 3 बजे निकलती थी। मथुरा में ही बात कर रही हूँ, मथुरा में जो बस अड्डा है, मैं स्कूटी से जाती थी। बस अड्डे पे अपनी स्कूटी खड़ी करा करती थी, बस अड्डे के पास ही, और वहां से बस पकड़ के मैं आगरा जाती थी। वहां पे मैं पहुंचती थी 4:30 पे। वहां एक मैम थी, वो मुझे जावा पढ़ाती थी। वहां से पढ़ के मैं लौट के आया करती थी, तब 7:30 या 8, कभी कभी 8:30 बज रहे होते थे। और तब आके मैं जो वो पढ़ाती थी उसे प्रिपेयर करती थी, नेक्स्ट डे का लेक्चर प्रिपेयर करती थी, और उसके साथ साथ अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को भी मैं निभाया करती थी। इसमें जब मैं सुबह निकला करती थी तो हाउस हेल्पर आके सबका खाना बनाया करती थी, मैं बस बच्चों का टिफिन बना के जाती थी। तो जो बच्चों के टिफिन के टाइम पे मुझे इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं अपने लिए कुछ रख के ले जाऊं, तो मैं ना भूखी रहती थी। और जब मैं बस में बैठा करती थी तो ऐसा लगता था कि वहाँ बस अड्डे पे समोसे वगैरह मिलते रहते हैं, तो उन्हें खाने का मन नहीं करता था कि अरे ये तो मतलब गंदे से मतलब अनहाइजेनिक चीज़ें थी। तो भूख इतनी लगा करती थी, ऐसा लगता था कि कहीं से बस खाना मिल जाए और हम खा लें, लेकिन टाइम ही नहीं रहता था। ऐसा नहीं था कि खाना नहीं था, टाइम नहीं था, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की एक ललक थी। तो मैंने 1-1.5 महीने तक, गर्मियों का जून का टाइम बता रही हूँ, कभी कभी तो टेम्परेचर 47-48 डिग्री बस में हो जाया करता था। ऐसा सर घूमा करता था कि कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, इस चक्कर में मैंने अपने लिए कुछ सारे जो
हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी ली। आप लोग मेरी आंखों के नीचे गड्ढे देखते हो, ये बहुत ज़्यादा जागने से ही हुए हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने अचीव करी हैं। और ये मैंने आज क्यों निकाले हैं, क्योंकि मैंने अपना ये कॉर्नर जो बनाया ना, जिसमें मैंने अपने सारे नॉवेल्स रखे हैं, मैं इन सबको ना फ्रेम सोच रही थी कि फ्रेम कराऊंगी और यहाँ पे लगाऊंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। तो ये है एक खजाना जिसने मुझे अभी तक आगे मतलब मैं अभी भी नहीं रुकी हूँ और अभी भी सोच रही हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ। जैसे PhD जो मेरी चल रही है, मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, तो ये तो है मेरी बहुत फेवरेट चीज़ बहुत ज़्यादा। ये जिस दिन फ्रेम होके आएंगे ना, उस दिन आपको यहाँ लगा के भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा देखो, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने जॉब क्यों छोड़ा, मैं आपको बताऊं। जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा था, मैं अपने जॉब के सबसे प्राइम टाइम पे थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, आपने इतने सालों मेहनत करी है, फिर आपने एक जगह हासिल करी है। मैं उस जगह पे पहुंच गई थी जब मैंने जॉब को छोड़ा। और उसका रीज़न ये था कि शानू के बोर्ड्स थे और हम इस नए घर में शिफ्ट हुए थे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उसको काउंसिल करना, बच्चों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसकी काउंसलिंग मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने जॉब से ब्रेक लिया। लेकिन फिर भी जो मेरा बड़ा बेटा है ना, कर्ण, वो कहता था, माँ आप खाली मत बैठो, कुछ करो। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ के गवाह हैं, तो उसे लगता था कि आप कुछ करो। तो मैं ना घर को जब कभी भी जॉब से आती थी, रात रात में बैठ के ऐसे ही सजाया करती थी। कभी कुछ रख रही हूँ, कभी, क्योंकि मुझे घर सुंदर पसंद था। सुंदर मतलब अच्छा, मतलब कोई वहां पे आए तो उसे सुकून मिले, देख के उसे अच्छा फील हो, इसलिए मैं सब करा करती थी। और ऑर्गेनाइजेशन की आदत मुझे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैं घर से बाहर चली जाती थी, तो मेरे पीछे से अगर किसी को भी किसी सामान की जरूरत हो और कोई मुझे फोन करे, तो मैं फोन से बता सकूं कि देखो वहां रखा है, तो वहां मिल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन तो ज्यादातर, जैसे रात को मैं आके खाना वाना खिलाने के बाद रात को पता चलता था मैं किचन की अलमीरा सेट कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से करती थी कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बना के बच्चों की अलमारी में रख रही हूँ, ताकि उन्हें अपने सॉक्स वगैरह सब अच्छे से मिल जाएं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की आदत पड़ी। तो ये घर तो अब मैं फुल टाइम घर पे रहती हूँ तब इतना कर पाती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ढूंढूंगी, मेरी हार्ड डिस्क में सारी पुरानी इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो उस घर की इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें मैं अपने हाथों से स्टिच कर करके पूरे कर्टेंस वगैरह सब लगाया करती थी। तो जब मैं घर पे बैठी तब मतलब बेटे ने बोला कि माँ, जो आप रात रात में करते हो इतने सब काम ना, इसी को शेयर करो और आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। प्लान तो मेरा था कि मैं कोई टेक्निकल चैनल स्टार्ट करूंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग मेरी अच्छी है। लेकिन फिर बेटे ने कहा, और उससे शुरू हुआ स्केच लाइव विद भूमि का सफर और मैं आपके सामने आई, और फिर आप ही लोगों के प्यार से मिला मुझे ये बटन, जो कि इस चैनल, मतलब इसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब कुछ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो देखो, मैं आपसे अपनी इस छोटी सी बात से ये कहना चाहती हूँ कि अपने लिए ना पढ़ाई शुरू करो, कुछ कोर्स शुरू करो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल आप पढ़ाई शुरू करो, कुछ प्रोफेशनल जो छोटे छोटे से कोर्सेज होते हैं उन्हें ज्वाइन करो। ये सोच के मत ज्वाइन करो कि उससे हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप वो कुछ करते हो तो उसका सीधा असर आपके घर पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैंने सब डिग्री ले रखी है, तो और आज मैं घर पे बैठी हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेकार हूँ। अगर मैं YouTube को भी हटा दूं तो भी, क्योंकि उसका असर मेरे बच्चों की सोच, मेरे घर के लोगों के रहन सहन, बच्चों की काउंसलिंग और तौर तरीकों पर पड़ता है। तो फिर से मैं कहती हूँ, 9 to 5 बाहर जाके काम करना ही जॉब नहीं होती है, उससे ही आपकी पहचान नहीं बनती है। घर के अंदर भी अगर आप अपनी उस नॉलेज को अगर घर में रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो उससे आपकी पहचान बनती है। बच्चों को रेगुलर लेवल पे काउंसिल करिए, उनसे बात करिए, उनसे अपनी चीजें शेयर करिए और उनमें समझ पैदा करने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा ना हो, इसका मैं आपको ड्रॉबैक बताती हूँ क्या होता है। जब आप खुद को अपडेट नहीं रखते हो, तो आपका जो, हमारे अंदर हमेशा एक बचपना रहता है, क्योंकि घर की जो चार दीवारी होती हैं, इसके अंदर रहते रहते हमें एक जैसे रूटीन को फॉलो करने की आदत पड़ जाती है, जिसका ड्रॉबैक ये होता है कि उसका सीधा असर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि हम बचपने में रहते हैं अगर हम अपनी एनालिसिस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर हम कुछ सीख नहीं पाते, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ों के बचपने में रहते हैं और वो बचपना बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। बचपना में वो नहीं कह रही, मतलब जो अच्छा वाला पॉजिटिव वाला बचपना है,
हैं, यानी कई चीज़ों की समझ जो हम अगर अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चों के अंदर भी नॉर्मली हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो माँ की जिम्मेदारी केवल एक अच्छा खाना बनाकर बच्चे को एक कंफर्ट देना नहीं होता है। माँ की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बच्चों के अंदर वो भी समझ पैदा कर सके जिससे वो अच्छे और बुरे का भी फैसला कर सकें और आपको भी सलाह दे सकें। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, और आज जब मैं बात करती हूँ बच्चों से तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम बीत जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी मेरे दिमाग में है, जिस वेवलेंथ पे मैं बात करती हूँ, मतलब जिस तरह की मैं बात करती हूँ, मुझे सेम डिस्कशन अपने बच्चों से मिलता है। जैसे मैं किसी भी पॉइंट को उठा लेती हूँ और उस पॉइंट के ऊपर बोलती हूँ तो सेम टॉपिक पे बच्चे बोलते हैं। तो बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो में, और ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ करो इसके साथ साथ। और ये मैंने सारी बुक्स अपनी लगा दी हैं, और फिलहाल तो मैं बताऊं जो मेरी लेटेस्ट है बुक, मैं ये वाली पढ़ रही हूँ। पढ़ने की मतलब काफ़ी दिनों से इच्छा थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही थी। ये आज ही अमेजोन से आई है तो अब मैं इसको ज़रूर ख़त्म करूँगी। तो बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, सब मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। आपको कैमरे में थोड़ी कम दिख रही है लेकिन कॉर्नर में भी हैं, यहाँ है। मैं सोच रही हूँ इसके लिए कोई एक अच्छी सी यहाँ पे एक शेल्फ लेकर आऊँ बड़ी, जिसमें मैं अपनी ये सारी बुक्स वगैरह रखूँ। तो जब लेकर आऊँगी तब तो आपके साथ शेयर ही करूँगी। तो ऐसी ही कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं ना, उनकी जो आत्मकथाएं होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ। किसी की भी जो आत्मकथा होती है वो कहानी होती है जिससे कि आप कुछ सीख सकते हो। तो चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, कुछ उस तरीके की किताबों से आप पढ़ना शुरू करो। तो मैंने तो जैसे आपको कई बार बताया, मेरे पास प्लेयर्स की आपको बहुत मिलेंगी जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, क्योंकि प्लेयर केवल मैदान में केवल अपने मतलब केवल लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो दिमाग से लड़ते हैं। तो मुझे पता नहीं कि उनकी कहानी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक्साइट करती है, बहुत मुझे रोमांच आता है। तो मैं इसीलिए जो प्लेयर्स की आत्मकथाएं वो मेरे पास हैं। मेरे पास मोटिवेशनल बुक्स भी हैं, बहुत नॉवेल्स भी हैं। ये कुछ करंट हैं जो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा जो है मेरा बड़ा बेटा है ना, उसके अंदर मेरी ये हैबिट डायरेक्टली गई है और वो भी बहुत पढ़ता है। इसमें से आधे से ज़्यादा बुक्स तो उसी की हैं। और किसी दिन हम तीनों जब डिस्कशन करेंगे तो उसका एक वीडियो मैं बना के आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो आपको पता चलेगा कि इन बुक्स का असर बच्चों पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक वीडियो। हालांकि मुझे इसके साथ एक वीडियो और बनाना है, अगर क्लब कर पाई तो ठीक है, नहीं तो इतना ही वीडियो आपके साथ पोस्ट करूंगी। और फिर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जुझारू बनिए। और मैंने वुमेंस डे पे आपको एक पोस्ट किया था, जिद्दी बनो अगर आपको कुछ हासिल करना है। तो मुझे जो चीज़ करनी होती है उसके लिए वाकई मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। अगर मुझे करना है तो मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए किसी और को, जो मेरी सराउंडिंग्स है ना, उनके ऊपर कोई असर नहीं आता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं छूटती। मैं अपने आप से जिद कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है और मुझे ये हासिल करना है। तो इसी तरीके से अपने लिए कुछ करिए, जिद्दी बनिए और हर चीज को सीखने की कोशिश करिए। और क्या सीख रहे हैं बार बार आपसे पूछती हूँ, जरूर बताइएगा। जब भी शुरू करें या क्या प्लान कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और वीडियो जो कि पैरेलल में बना रही हूँ आपके साथ। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।